एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। अच्छा, ये जो नोट्स है वो मैंने शेयर कर दी हैं टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ पे फॉलो करके इनको आराम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और उसके बाद कोई भी डाउट है या फिर अपडेट्स के लिए अगर आपको फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन आस्क योर डाउट। ठीक है। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा को। अच्छा, ये बताओ डाटा क्या होता है? आपने बहुत बार ये वर्ड सुना है डाटा। वो क्या होता है? डाटा जो है किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ समथिंग। ये रो हो सकता है, हमें नहीं पता है किस चीज़ का डाटा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1.6 5 2.5 3.4, इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐसे डेटा लिख दूँ तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है? नहीं समझ में आएगा। तो ये किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड होता है पर ये रो होता है, इसके बारे में हमें नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्लासिफाई करके रखना होता है, इसको एक वेरिएबल देना पड़ता है ताकि हमें पता चल जाए, इसको एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है ताकि हमें पता चल जाए किस चीज़ का डाटा है, क्या किस चीज़ का फैक्ट है। तो डाटा जो है इज अ कलेक्शन ऑफ सम फैक्ट्स या फिर मेजरमेंट भी कह सकते हैं। सो डाटा एक ऐसा टूल होता है जिसकी वजह से हम किसी नतीजे पे पहुंच पाते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं अगर हम उस डाटा को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो। ठीक है। फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ डाटा इज मस्ट एंड फॉरमोस्ट। हमें फॉरमोस्ट अगर हमें कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सबसे पहले हमें डाटा को कलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें देखना है कि हमारे देश में एमजी नरेगा का कुछ इम्पैक्ट पड़ा क्या। एमजी नरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। ये 2005 में चालू हुआ था, आपको पता होगा इसके बारे में। तो अगर हमें देखना है कि उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ क्या, हमारे नेशन पे कुछ फायदा हुआ क्या, फायदा नहीं हुआ तो नुकसान हुआ क्या, इस तरीके से, तो हमें सबसे पहले उस चीज को स्टडी करने से पहले हमें एक डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स। और सेकेंडरी सोर्स में भी हमें दो चीजें पढ़नी होती हैं, पब्लिश सोर्स और एक अनपब्लिश सोर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब प्राइमरी डाटा क्या होता है? जो हमने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया होता है ना, हम जाके फेस टू फेस बात करके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा, है ना। जब हम इसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं किसी भी डेटा को या फिर फेस टू फेस इंटरैक्शन के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं, इसको हम ओरिजिनल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, वो होता है प्राइमरी डाटा। अब फेस टू फेस इंटरैक्शन के साथ हम कैसे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके कुछ तरीके हैं। ठीक है। जैसे सबसे पॉपुलर तरीका है क्वेश्चनेयर बनाने का। आपने देखा होगा आपके पास, या आजकल तो जैसे गूगल फॉर्म्स आते हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, गूगल फॉर्म्स आ गए या फिर आपने बाकी जगह भी देखा होगा, किसी न्यू सर्विस को अगर आप अवेल करते हो या फिर किसी मॉल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाते हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, एक टाइप का फीडबैक फॉर्म, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं। एमसीक्यू वाले फॉर्म में येस नो करके क्वेश्चन होते हैं कि डू यू लाइक आवर सर्विस, या फिर what are the what are the good things that you like about our product, what are the limitations that you feel about our product, how much rating you want to give us। प्ले स्टोर पे से भी अगर आप कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपसे ये बेसिक क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चनर एक बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी कर सकते हैं। और कौन कौन से? या तो आप पर्सनल इंटरव्यू ले लो किसी चीज़ का, किसी भी इंसान का, जिससे आप जो है हैंड टू हैंड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी हम इसको बोलते हैं। हम जो है अपने क्वेश्चनर बना के हम मेल कर सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू हम इंटरव्यूज ले सकते हैं ताकि हमें डायरेक्टली ही इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद इनडायरेक्ट वर्बल इन्वेस्टिगेशन, हम जो है अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप अपने रिज्यूम में अगर आप किसी भी जगह जॉब करने जाते हो तो आप रेफरेंस में किसी पर्सन का नेम लिखते हो जिसको आपके बारे में पता होगा। तो अगर आप किसी भी जगह या फिर उस कंपनी को आपके ऊपर इंक्वायरी करनी होगी या फिर इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो आपके फ्रेंड से या फिर जिनका भी नाम आपने रेफरेंस में लिखा है वो आपके बारे में उनसे जानने की कोशिश करेगी। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज, बहुत सारे ऑफिस एजेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कि आपके बारे में इंक्वायर करने के लिए या फिर आपके बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किसी अपने एजेंट्स को भेजेगी और आसपास की लोकेलिटी में से पूछेगी भी। एक होता है एन्यूमरेशन मेथड। ये क्या होता है? कोई ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर होता है, वो जाता है घर पे और तब जाके आपसे जो है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन निकलवाता है। तो ये कुछ वैसे सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डाटा की।
सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कि पहले से ही कलेक्ट हो चुका होता है, हम उसको निकाल लेते हैं और उसके ऊपर दोबारा से स्टडी करने लग जाते हैं, मतलब ये ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है ना। और ये जो है बेसिकली इसके बारे में अब वो दे रखा है कंपैरिजन कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, ये ऑलरेडी कलेक्टेड किया जा चुका होता है किसी और के द्वारा। अब ये प्राइमरी डेटा जो होता है वो रियल टाइम डेटा होता है और ये जो है पास्ट डेटा होता है। प्राइमरी डेटा को टाइम कलेक्ट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और सेकेंडरी डाटा तो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका होता है, हमें दोबारा चाहिए होता है तो टाइम जो बहुत ईजी और क्विक होता है। अब इसके सोर्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चनर है, पर्सनल इंटरव्यू है ना, सर्वेज है। सेकेंडरी डाटा का हमें कहाँ से मिलता है, किसी गवर्नमेंट की पब्लिकेशन में से, वेबसाइट में से, बुक्स में से, जर्नल आर्टिकल में से। ये प्राइमरी डाटा एक्सपेंसिव है और सेकेंडरी डाटा में इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कम टाइम लगता है और ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है प्राइमरी डाटा, ये जो है कम एक्यूरेट होता है और पता भी नहीं कितने टाइम पहले का डाटा है ना। और ये प्राइमरी डाटा जो है वो रिसर्चर की नीड के अकॉर्डिंग होता है, सेकेंडरी डाटा जो है वो रिसर्चर की नीड के अकॉर्डिंग में भी हो या ना हो, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे और सेकेंडरी डाटा मैंने आपको बताई दी कि क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि सेकेंडरी डाटा में पब्लिश सोर्सेज भी होते हैं और अनपब्लिश सोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे कैसे सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, थ्रू पब्लिक सोर्सेज, पब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि पूरी दुनिया के नज़रों के सामने होते हैं, मतलब सबको ईजिली मिल जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती रहती हैं कि हमने ये डाटा कलेक्ट किया है, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन होती है, ये भी डाटा सबके सामने होता है। कमेटी की जो रिपोर्ट्स होती है या फिर बहुत सारे कमीशंस होती हैं जैसे नीति आयोग, उन सब की रिपोर्ट्स होती हैं। उसके बाद जर्नल, न्यूज़पेपर, रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर ट्रेड के पब्लिकेशंस होते हैं, वो भी सबके सामने ही होते हैं, है ना। तो ये पब्लिश्ड होते हैं और इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी अपने डाटा को पब्लिश करती है। तो ये जो डाटा है वो ऑलरेडी इन सारी पब्लिकेशंस ने इकट्ठा कर लिया और तभी के आगे पब्लिश कर दिया, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनपब्लिश्ड सोर्सेज की। ये जो डाटा होता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज में वो हमेशा पब्लिश नहीं होता है और ये जो है प्राइवेसी मेंटेन करके रख सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट फर्म्स हैं, बिजनेस है, एंटरप्राइज है, स्कॉलर है, रिसर्च वर्कर्स है, इन्होंने डाटा तो कलेक्ट कर लिया है लेकिन अपने पास रख लिया। ये जो है किसी बाहर वाली एजेंसी को अपना डाटा जो है वो रिलीज नहीं कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट्स, दूसरे सोर्स कौन से हो गए, सेकेंडरी डाटा के वेबसाइट्स हो गए। अच्छा, क्वेश्चनर को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हमें एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए अपने क्वेश्चनर में कि हम ये क्वेश्चनर क्यों बना रहे हैं, हम ये डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके अंदर ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चंस पूछते ही चले जाओगे, ठीक है। कुछ रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखो, छोटे होने चाहिए आपके क्वेश्चन और क्लियर भी होने चाहिए, एक लॉजिकली वे में अरेंज होने चाहिए। पहले हम ये पूछेंगे फिर ये, फिर उससे रिलेटेड वो वाला क्वेश्चन पूछेंगे। इंस्ट्रक्शंस क्लियर होना चाहिए, आंसर्स के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन जो है रेलेवेंट होने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपका पर्पस है इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चनर कंडक्ट करवाने का, उसका एक लाइक आपकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेवेंट होने चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। और पर्सनल क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने चाहिए, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को भी अवॉइड करना चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए और क्वेश्चंस जो एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो समझ ही ना आए, है ना। और इसके बाद उसके अंदर कुछ नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए कि डोंट यू ऐसे करके नहीं बोलना चाहिए और इसके अंदर ऑल्टरनेटिव आंसर्स भी नहीं होने चाहिए। अब पायलट सर्वे क्या होता है, देखो जैसे क्वेश्चनर है, हम जो है वो बहुत बड़े स्केल पे क्वेश्चनर कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। लेकिन इतने बड़े स्केल पे कंडक्ट कराने से पहले हमें जो है कुछ टेस्टिंग्स करनी होती है, ठीक है। कुछ पहले एक प्री टेस्ट करा के देख लेना चाहिए कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी लार्ज स्केल में। तो जब हम प्री टेस्ट कराते हैं क्वेश्चनर को सेंड करने से पहले, तो अगर कोई भी दिक्कत आएगी उस प्री टेस्ट में तो वो जो है हम ठीक कर सकते हैं क्वेश्चनर को कंडक्ट करवाने से पहले ऑन द लार्ज स्केल। तो उस प्री टेस्ट का नाम होता है पायलट सर्वे। पायलट सर्वे को हम एक स्मॉल स्केल पे यूज करते हैं लार्जर स्केल पे सर्वे कंडक्ट कराने से पहले, है ना। ये स्मॉलर ग्रुप्स पे किया जाता है ताकि हम जो है ये देख पाए कि फ्यूचर सर्वे करवाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी और अगर आएगी तो हम उसको अभी सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक्स इस चैप्टर के। अब हमें देखना है अपना नेक्स्ट टॉपिक कि कैसे एक बेसिक डेटा
सैम्पलिंग के वजह से कलेक्ट हो पाता है। अब सबसे पहले ये देख लो सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग मतलब कि हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से, बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा में से एक सैंपल चुन रहे हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल चुन रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारी पॉपुलेशन हम लगा लेते हैं अभी के लिए 48 है, ठीक है। और उस 48 में से हमने जो है 12 लोगों का सैंपल चुन लिया है या फिर 12 लोगों का ग्रुप चुन लिया है। तो यानी कि एक पॉपुलेशन में से हम सैंपल चुन रहे हैं, और सैंपल का क्या मतलब है कि हम एक पॉपुलेशन में से एक ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो होता है सैम्पलिंग। इतना बात समझ में आई। अच्छा, अब सैम्पलिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है रैंडम सैम्पलिंग और एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब इनके भी टाइप्स हैं, तो इसलिए बेटर होगा कि आप या तो अपने खुद के नोट्स बना रहे हो तो आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, नहीं तो मैंने यहाँ पर भी मेंशन किए हुए हैं। अब सिंपल और या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, ये एक ऐसी टाइप की सैम्पलिंग होती है कि जब हम पॉपुलेशन में से कोई भी सैंपल चुनते हैं या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को चुनते हैं तो वो ह्यूमन जजमेंट से फ्री होता है, ठीक है। इसमें कोई अपना ह्यूमन जजमेंट लगा ही नहीं सकता, ह्यूमन अपने हिसाब से वो सैंपल को चूज नहीं कर सकता, वो तो जिसका लक चल गया वो चल गया। वो है रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के भी दो तरीके हैं, एक होता है लॉटरी मेथड और एक होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, ठीक है। लॉटरी नंबर क्या होता है, जैसे लॉटरी मेथड क्या होता है, जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि किसी की लॉटरी लग गई, जैसे 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया गेम में, और शिनचैन वाला भी आपने कार्टून देखा होगा, उसमें से जो मित्सी होती है वो ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप जीत जाती है। तो लॉटरी मेथड जो स्मॉल पॉपुलेशन पे काम करता है, और उसके बाद जो जिसका भी नंबर आता है उसको कोई ना कोई गिफ्ट मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और एक होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं और टेबल में बहुत सारे नंबर्स लिख देते हैं, और वो नंबर्स ऑलरेडी किसी को अलॉटेड होते हैं। जैसे कि मान लो इसमें से नंबर मैंने निकाल लिया 51, मैंने जो चूज किया वो नंबर है 51, तो मैं 51 वाले कैंडिडेट को कॉल करूंगी कि आप जो सिलेक्ट हो चुके हो। तो यानी कि इसके अंदर कोई ह्यूमन जजमेंट नहीं है ना, ये जो है बाय लक चूज होता है। तो ये होता है सिंपल या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, और इसके जो होते हैं वो दो मेथड है, लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम नंबर। टेबल ऑफ रैंडम नंबर जो है वो लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर होता है, और लॉटरी मेथड जो है स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर होता है। और रैंडम सैम्पलिंग को हम जो है प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, और इसका क्या मतलब होता है कि हम कोई भी जल्दीबाजी में या फिर रैंडमली किसी भी सैंपल को सिलेक्ट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे रैंडम सैम्पलिंग के ही दूसरे पार्ट को, जो कि है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, है ना, कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें सैंपल चूज करना पड़ता है। अब इसके भी पार्ट हैं स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक और मल्टी स्टेज या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है कि हम जो है एक सैंपल को चूज कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन ग्रुप में से, एक होमोजीनियस ग्रुप में से। अब जैसे मान लो हमने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ले लिए, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में उनकी सैलरी कितनी है, ठीक है, तो हम एक पहले से एक ग्रुप चुन रहे हैं कि हम इस ग्रुप के अंदर एक सैंपल चुनेंगे। तो जब हमारा ग्रुप एक कॉमन बेसिस के ऊपर सेलेक्ट किया जाता है तो उसको हम स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। अब यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग में तो देखो हम जो है फ्री थे, हमें कोई भी कोई फैक्टर नहीं था या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि हमें यहीं से सैंपल चुनना है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉमन ग्रुप का ही डेटा या फिर सैंपल चुनना है। और नेक्स्ट होती है सिस्टमैटिक रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। इसको आप क्वासी रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हो। इसके अंदर आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है और उस लिस्ट के अंदर से आपको एक सैंपल चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि इसी लिस्ट में से चुनना है। फिर आता है मल्टी स्टेज या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ पर आपको स्टेजेस गिवन होते हैं, स्टेजेस इन द सेंस की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जैसे आपके इंटरव्यू में होता है कितने सारे स्टेजेस होते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट के। तो उसके बाद फिर आप एक सैंपल को चूज करते हो उन सारे स्टेजेस से जो पास होकर चला जाता है। ओके, अब आते हैं हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग पे। इसमें जो है जजमेंट होती है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना वो जज करके निकालते कि मैं तो इसी सैंपल को चुनूंगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर जजमेंट होती है। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग के भी तीन पार्ट हैं। एक तो जजमेंट सैम्पलिंग, जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद चुनता है अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग कि मैं कौन सा सैंपल चुनूंगा, ठीक है। उसके बाद होता है एक क्वोटा सैम्पलिंग। क्वोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, जब एक क्वोटा के अंदर से हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं,
जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब के अंदर ईडब्ल्यूएस भी होते हैं, जनरल भी होते हैं, ओबीसी भी होते हैं, एससी एसटी भी होते हैं, ठीक है। और अब ये सारे जो क्वोटाज होते हैं ये सारे के सारे एग्जाम्स देते हैं और उन क्वोटाज के अंदर से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है एक सैंपल को जिसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किए। तो ये होती है कोटा सैम्पलिंग, जब हमें कोटा में से सिलेक्ट करना हो। एक होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग की इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल को चूज कर रहे हैं, तो दैट इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग और उसके टाइप्स जिसमें इन्वेस्टिगेटर का या फिर जज की जजमेंट होती है। अब प्राइमरी डेटा के लिए दो टाइप की सर्वे होते हैं, एक सेंसस सर्वे और एक सैंपल सर्वे। सेंसस सर्वे को हम मेथड्स ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम पॉपुलेशन के हर एक सिटीजन को या फिर हर एक एलिमेंट को कंसिडर करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया होता है उसके अंदर हर एक सिटीजन की रिपोर्ट ली जाती है ना, तो इसके अंदर और वो प्राइमरी डेटा भी होता है। प्राइमरी डेटा इन द सेंस जब हम जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। नेक्स्ट होता है सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे क्या होता है कि जब हम एक पॉपुलेशन में से किसी ग्रुप को चुनते हैं, जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन में हमने सिर्फ रोहिणी की पॉपुलेशन का ग्रुप चूज किया, इस तरीके से वो सैंपल सर्वे होता है, ठीक है। अब हमें बात करने हैं अपने दो चीजों के बारे में, एक सेंसस ऑफ इंडिया और एक होता है NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंसस ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में आप जानते ही हो, ये जो है हमारी पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रखता है कि एक परिवार में कितने जन रहते हैं और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनकी एज क्या है और वो वहाँ कितने टाइम से रहते आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, और सारे रिकॉर्ड, उनकी इनकम क्या है, हर चीज़ के बारे में वो जान लेते हैं। उनको कोई पहले डिसीज थी या फिर इस तरीके से एक एक इन्फॉर्मेशन वो जानते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है। और सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे किया जाता है और सेंसस जो है वो हर 10 साल के अंदर कंडक्ट किया जाता है। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फर्स्ट टाइम 1951 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और NSSO क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। और ये किस लिए इस्टेब्लिश की जाती है, सर्वे करवाती है कुछ सोशो इकोनॉमिक इशू के ऊपर, जैसे कि हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितनी है, लिटरेसी कितनी है, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो NSSO जो है वो इन इश्यूज के ऊपर सर्वे कंडक्ट कराता है। अब जो भी डाटा NSSO कलेक्ट करता है वो एक रिपोर्ट में आता है, उसका नाम क्या है, और ये क्वार्टरली जर्नल होता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, सर्वेक्षणा, समझ में आया। अब जैसे कि एग्जांपल क्या है, साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन और लिटरेसी, जेंडर कॉम्पोजिशन, ये प्लानिंग पर्पस की वजह से, प्लानिंग पर्पस के लिए इस डाटा को यूज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आएगा कि डाटा क्या होता है, ये किस किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, सर्वेस क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, इस तरीके से। तो नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे और अपडेट्स एंड डाउट के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोनों इंस्टा एंड टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो and explanation, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.